को मेरे हिसाब से कम 14-15 साल हो गए। तो 15 साल बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और मजे की बात है कि 15 साल से फिर भी मेरा बिजनेस यहाँ पर चल रहा है। मैं एक ऐसे विषय के बारे में आपसे बात करने आया हूँ कि अमीर बनने का सिद्धांत जो है वो क्या है, उसे समझाना चाहता हूँ। और मैं नॉन प्रैक्टिकल आदमी नहीं हूँ, किसी किताबी ज्ञान से मैं आपको कुछ भी समझाने वाला नहीं। बड़ी बड़ी किताबें मैंने नहीं पढ़ी है, मैं अपने अनुभव से ही सीखा हूँ। 750 रुपये की नौकरी इसी हिंदुस्तान में मैंने शुरुआत की थी और लाखों रुपए पर मंथ का इनकम भी इसी हिंदुस्तान में मैंने अपनी इसी ज़िंदगी में चालू किया। तो अपने पूरे प्रैक्टिकल अनुभव और ज्ञान के आधार पर आपको मैं सारी बात करने वाला हूँ। बस मेरा निवेदन यही है कि मैं जिंदा व्यक्तियों से ही बात कर सकता हूँ। कितने जिंदा हैं, एक बार हाथ खड़ा करो। प्रॉब्लम क्या पता है, एक आदमी खुद ही अपने आप को चेक कर रहा है कि मैं जिंदा हूं कि नहीं। जिंदा है कि नहीं है? आवाज कर सकते हैं, जिंदा बोल सकते हैं, जिंदा है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से आपके बीच में आया हूँ। भीलवाड़ा राजस्थान की एक टेक्सटाइल सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी है। वहाँ पर मेरा जन्म 1973 में हुआ था और पूरी इंटर एजुकेशन मैंने भीलवाड़ा राजस्थान में ली। आई एम सिंपली बीकॉम, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। कई लोग मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो मैं उनकी बुद्धिमत्ता ज्ञान को सल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ज़िंदगी भर ये आपको प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मेरे को जब भी आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा तो मैं सीखूँगा, राइट। लेकिन आज मुझे सिखाने के लिए भेजा गया है, तो आज 45 मिनट के लिए मैं गुरु हूँ, 45 मिनट के बाद पूरी ज़िंदगी आप गुरु, ठीक है जी। तो ये मत सोचिए कि हम स्टूडेंट हैं कि तुम गुरु हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम भी गुरु, हम भी गुरु हो जाते हैं शुरू, फिर कोई रोक नहीं सकता। सब गुरु, तुम भी गुरु, हम भी गुरु। तो कोई किसी को नहीं सिखाएगा, जिसको भी जो आता है वो सिखाए। आपको जो आता है आप मुझे सिखाना, मुझे जो आता है मैं आपको सिखाऊंगा, और इसी परंपरा के साथ अपनी बात को हम शुरू करते हैं। तो 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया। 19.5 साल की एज में प्राइवेट नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस नो। आपके यहाँ पे जो भी करोड़पति होता है प्राइवेट नौकरी करता है, फिर यस यस क्यों करना? फंस जाएंगे। ऐसे हर बात पे यस नहीं करना। कुछ लोग ऐसे आए जैसे कोई सत्यनारायण का पाठ है, यहाँ पे कथा थोड़ी है। यहाँ पर बातचीत सोच समझ के। एक बार क्या हुआ, भैया मेरा गला तो जाएगा यार, थोड़ा वॉल्यूम तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई एक्सपर्ट कहाँ है तुम्हारे, उनको बुलाओ, फोन कर लो। हेलो हेलो, धन्यवाद। कोई एक्सपर्ट है तो बुला लेना आपको। अभी ठीक हो गया, काफी ठीक हो गया, काफी ठीक हो गया। ले ले भाई, अकेला अकेला का क्यों ले? जीवन में मौका मिले तो फोटो खींचना चाहिए। कि पड़ोसी में इतना सा भी होता ना तो शाहरुख खान का पड़ोसी हैं। अपनी परिस्थितियां हमें पता है तो हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि नहीं कि पड़ोसी से प्रश्न करना चाहिए। तो ये ठंडा पानी लेकर नॉर्मली है। थैंक यू वेरी मच। दुनिया का सबसे परम मित्र है आपका अपना दिमाग। ये परम मित्र क्यों है? क्योंकि ये आपका दिमाग दूसरे का दिमाग हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरा, इस दिमाग का कोई दिमाग भी नहीं होता, ठीक है। ये केवल आप ही के लिए पैदा हुआ है और आप ही के साथ मरेगा। यही एक है जो आपका साथ देगा जिंदगी भर, आपका दिमाग। और दिमाग से पूछो, तो मैंने अपने दिमाग से पूछा ये सिलेंडर कहाँ मिलेंगे? तो दिमाग ने कहा गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे, सिलेंडर मिलते नहीं। इसके लिए एजेंसी लेनी पड़ती है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, और एक नंबर में पैसे चाहिए, और फिर भी किस्मत भी होनी चाहिए, चेक भी होना चाहिए, तब एजेंसी मिलती है। पहली बार में सेम टू सेम जवाब दिमाग ने भी दिया। लेकिन दिमाग जो है ना, मनोहर का भूखा होता है, ये हॉस्पिटलिटी का भूखा होता है। इसे 2 बार 3 बार पूछो तो ये जवाब पहुंचा देता है। मैंने इसके हाथ फेर कर बोला, ए भाई, मेरा भाई नहीं है तू, कोई तो तरीका होगा ना, प्लीज बताना कहाँ सिलेंडर मिलेंगे। उसने कहा फिर एक तरीका बताता हूं। मैंने कहा हाँ बताओ। उसने कहा एक तरीका है, एक फैमिली को 2 सिलेंडर मिलते हैं, बड़ी फैमिली में दोनों सिलेंडर खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी है जिसमें पति पत्नी ही है, मिलते तो 2 हैं लेकिन इस्तेमाल एक ही हो रहा है। तुझे उस फैमिली को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
तो मैंने मोहल्ले का सर्वे किया, पता लगा लिया कि कौन सी बड़ी फैमिली, कौन सी छोटी फैमिली, और फिर मैंने प्लान बनाया। एक गुलाबी कलर का पोस्टर लिया, पोस्टर पर प्लान लिखा। इश्तियाक जी प्लान अभी बता रहे होंगे आप, हम तो प्लान उस समय से बता रहे हैं, है ना। तो हमने प्लान बनाया, गुलाबी कलर का एक पोस्टर बनाया, पोस्टर पे लिखा खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, महिलाओं के लिए खुशखबरी, हर महीने नई साड़ी कैसे खरीदें, जानने के लिए पूछें कैसे। ये मेरा प्लान था। और जब मोहल्ले में सारे मर्द लोग नौकरी और बिजनेस के लिए निकल जाते थे, जब आंटी जी घर पर अकेले बसती थी, तब हम पोस्टर लेकर प्लान बताने पहुंच जाते थे, क्योंकि भाई साहब से बड़ा डर लगता था। ठीक है, तो पोस्टर के बीच में हमने एक छेद किया हुआ था। छेद से जब हम पोस्टर यूं बताते थे तो महिला की शक्ल हमें दिखती थी, तो पोस्टर को यूं लगकर कहते थे तो महिला पढ़ना चालू करती थी। हमें शक्ल देखकर पता चल जाता है कि वो क्या पढ़ रही है। वो जब पढ़ रही होती ना तो थोड़ी देर पढ़ती, जो ही मुस्कुराती है हम समझ जाते हैं साड़ी पढ़ लिया इसने। जो ही मुस्कुराई मतलब ये साड़ी आ गया है वर्ड। साड़ी को सुनते ही महिलाओं के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ने लगती है। हर महीने नई साड़ी कैसे खरीदे। तो जो ही वो साड़ी पढ़ती मुझे कहती चल झूठे, ऐसे हर महीने भी कोई नई साड़ी आ सकती है क्या। मैंने कहा अभी भी नहीं आ रही है, पूछने पर चांस बनते हैं। तो उसने कहा बताओ। मैंने कहा 2 सिलेंडर मिलते हैं, एक का क्या करते हो। कोई एक इस्तेमाल ही नहीं करते, सरकार से लेते ही नहीं। वो क्या सरकार से आज के बाद दोनों ले लो, सरकार से दोनों ले लो, एक हमें दे दो तो 50 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। और हमने किस किस के पास सिलेंडर है लिस्ट ऑफ सप्लायर तैयार कर ली। वो बेवकूफ थे वो आदमी जिन्होंने 1 करोड़ में एजेंसी ली थी, हमने तो चुटकी बजाकर ही ले ली। पूरी लिस्ट तैयार, पूरी लिस्ट तैयार। अब लिस्ट ऑफ सप्लायर हमारे पास थी, लिस्ट ऑफ परचेजर चाहिए, लिस्ट ऑफ कस्टमर। तो हमने क्या किया, सिलेंडर वाले के पास ही जाके खड़े हो जाते थे। सिलेंडर वाले किसी को भी 200 रुपया बोलता था तो हम उसकी शर्ट खींच के कहते थे 175 में चलेगा। वो कहाँ मिलेगा, तो हम उसको सप्लायर से मिला देते थे। अब न हींग लगी न फिटकरी, 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं। अब जो भी आदमी सिलेंडर लेने आता उसको हम 175 बोलते, 150 रुपये वहां लग जाते, 100 रुपये की रेट, 50 रुपये एक्स्ट्रा उसको दे दिया और 175 में बेच दिया। 25 रुपया एक सिलेंडर पर हम कमा लेते। जब एक लेबर की सैलरी हिंदुस्तान में 7 रुपये पर डे थी, 7 रुपीज पर डे, तब मैं एक सिलेंडर पे 25 रुपया कमाना चालू कर दिया था। जब मैं 11वीं 12वीं क्लास में आया था ना, तो मेरे पास TVS चैम्प मोपेड हुआ करती थी और मेरे प्रिंसिपल थे, उनके पास लूना। दोनों ही स्कूल में एक साथ घुसा करते थे, प्रिंसिपल और स्टूडेंट। और मेरी जेब में हमेशा इतने पैसे रहते थे कि हमारे किसी स्कूल में एक भी आदमी के पास इतने पैसे जेब में एक साथ नहीं मिलते थे, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल और टीचर। जेब में पैसे रहते थे हमेशा। लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ रही थी वैसे वैसे पास होना मुश्किल हो गया। एग्जाम थोड़े कठिन आने लग गए थे और पढ़ाई लिखाई में हमारी रुचि नहीं थी। सारे बच्चे इसलिए पढ़ते थे कि उन्हें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना था, हम सिर्फ इसलिए पढ़ते थे कि पिताजी फुटबॉल के शौकीन हैं। समझ में आ रही क्या बात। फुटबॉल याद रखना, बहुत लास्ट तक काम आएगा। तो पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे तो हम इसलिए पढ़ते थे कि पिताजी ने कहा कि मारूंगा साला को पकड़ के अगर फेल हो गया। तो हमारे लिए पढ़ना मजबूरी था और हम पढ़ लिख रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे जुगाड़ की टेक्नोलॉजी से पास हो रहे थे, लेकिन जब एग्जाम बड़े हो रहे थे तो थोड़ा कठिन हो गया था काम। तो हमने एक प्लान बनाया। स्कूल के जितने भी गुंडे मवाली बदमाश थे जो 3-3 साल से फेल हो रहे थे, उनसे हमने दोस्ती करना चालू कर दी। वो सब भी हमारे से दोस्ती इसलिए करते थे क्योंकि उनके खाने पीने का इंतजाम हम करते थे, क्योंकि पैसे हमारे पास होते थे। और सबको एक योजना बता दी कि स्पेशल परफॉर्मेंस पर समोसा गिफ्ट। तो बड़े बड़े पहलवान हमारे लिए स्पेशल परफॉर्मेंस करते थे, बड़े बड़े पहलवान परफॉर्मेंस करते थे। मेरा वजन 42 किलो 42 kg, और जो 3 साल से फेल हो रहे थे उनका वजन 70 किलो हो गया। मैं आगे आगे चलता था, वो बड़े बड़े पहलवान सब मेरे पीछे पीछे चला करते थे। और थोड़ी थोड़ी देर में पहलवान मुझे कहता था, मुकेश जी हुक्म करो, हुक्म करो। ये पैसों में कितनी ताकत है भैया जी, आपको पता ही नहीं। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके पास पैसे हैं।
अगर पैसे हुए ना तो मेले में जुड़े बिछड़े हुए यार भी अपने आप ढूंढ कर आ जाएंगे, और अगर ये पैसे नहीं हुए ना तो असली यार भी तुम्हें पहचानने से मना कर दे। अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी मेरे पास आया, मुकेश जी मुझे पहचाना नहीं। मैंने खूब देर तक चारों एंगल से उसे देखा, चारों तरफ घूम के देखा। मैंने कहा यार शक्ल पहचान ही नहीं लग रही। मैंने कहा यार भाई साहब थोड़ा हिंट दो यार, कैसे आदमी बड़े आदमी बन गए, छोटे आदमी को भूल ही गए। खूब देर तक डायलॉग बोलता रहा। अरे मैंने कहा प्रभु इतने बात करने से अच्छा तू बता ही देता कि कौन है तू। उसने कहा यार भाई साहब मुझे नहीं पहचाना, आप, मैं इतना नजदीकी आदमी हूँ। मैंने कहा बताओ तो सही। वो कहा यार आपकी जीजा जी रहते थे कृष्ण मोहल्ला में। मैंने कहा हाँ रहते थे। उनके सामने बापना जी का मकान था। मैंने कहा हाँ। वहाँ पर जो चौथे नंबर का रूम था वहाँ पर मेरे जीजा जी किराए पर रहते थे, और जीजा जी से मैं रोज मिलने आता था, तब आपको देखता था, और आप मुझे नहीं जानते। अरे मैंने कहा ये कौन सी रिश्तेदारी निकाली इतनी बड़ी। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो लोग रिश्तेदारियां निकालने आ जाएंगे, और अगर कामयाब नहीं हुए ना तो नजदीकी आदमी, आपके मामा जी भी आपको पहचानने से मना कर देंगे ये कौन है। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके पास थोड़े से पैसे। तो मेरे पास पैसे रहते थे, सारे बच्चे हमारे फैन थे, हमने सबसे दोस्ती कर ली, और सब दोस्तों ने भी हमारे से दोस्ती इसलिए कर दी क्योंकि उनके खाने पीने का इंतजाम फ्री में हो चुका था। फिर हमने एक बर्थडे पार्टी बुलाई। देखिए मैं बर्थडे पार्टी, मेरे 3 बर्थडे हैं, आज मैं आपको बता देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो फेसबुक से इंस्टाग्राम से। 3 बर्थडे मेरे हैं। पहला वो जो किताब में लिखा गया है, बुक्स में लिखा गया है। दूसरा वो जहाँ मैं ओरिजिनल पैदा हुआ हूँ। तीसरा वो जब सामने वाला जब भी नाराज होता है तो मैं कहता हूँ आज मेरा बर्थडे है, तो सामने वाले की नाराजगी खत्म हो जाती है। तो ये तीसरा बर्थडे हम हमेशा हमारे पास रखते हैं, तो ये कभी भी निकाल सकते हैं अंदर से, कभी भी बर्थडे को बना लेते हैं अपना। तो मेरे बर्थडे था नहीं तो भी मेरे बर्थडे की पार्टी दी, आज मेरा बर्थडे है आ जाओ, और सबको पार्टी बुलाई। जितने भी गुंडे मवाली बदमाश थे दोस्त, उनको भी बुलाया, और स्कूल के जितने भी होशियार बच्चे थे उनको भी बुलाया। होशियार बच्चों की निशानी क्या होती है, उसके ऊपर आंखों पे एक चश्मा लगा रहता है, चेहरे पर गंभीर रहता है, और डरपोक किस्म का रहता है। ये 3 चीजें जहां पर भी है सोच लो दिमाग वाला आदमी। याद करो अपने स्कूल के दिन में, चश्मा लगा हुआ डरपोक किस्म का आदमी जो विवाद में नहीं पड़ता और पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होता है। तो सारे दोस्तों से हमने पार्टी में सबको इनवाइट कर दिया। सब लोग आए, बर्थडे केक काटा, और फिर हमने दोनों दोस्तों को, दोनों सर्कल को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया। मैंने कहा भाई साहब, होशियार बच्चे से बोला कि ये जितने भी पहलवान हैं ना ये हमारे दोस्त हैं, और आप भी हमारे दोस्त हैं, और दोस्त ही दोस्त की मदद करता है। आप होशियार हैं और मैं आपका दोस्त हूं, तो आपका फर्ज है मेरी मदद करना, और मुझे अच्छी तरह पता है कि एग्जाम में आप मेरी मदद करेंगे, और अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो ये मेरी मदद करेंगे। तो सबको इंस्ट्रक्शन से बात समझा दी। सारे पढ़े लिखे बच्चे तो वैसे ही इंटेलिजेंट है, वो पूरे समझ गए। उसने कहा मुकेश जी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और एग्जाम होते थे तो हम हर साल पास होते थे, हर साल पास, कोई रोक नहीं सकता था। बीकॉम तक धमाधम पास होते गए, क्योंकि सब हमारी मदद करते थे। कभी कभी तो मजा तब आता था कि जिससे हम कॉपी करते थे ना उससे भी ज्यादा नंबर हमारे आते थे। अब आप कह रहे हैं यार भाई साहब फेंकने की भी हद हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिससे कॉपी की उससे ज्यादा नंबर आपके आ गए? आ सकते हैं, बस हम असंभव समझकर कभी कभी मानने से मना कर देते हैं। संभव है, आ सकते हैं। कब आएंगे ज्यादा नंबर? क्योंकि आज के 80 साल पहले आपके दादाजी के पास एक आदमी आया था। उसने बोला सर लंदन में मैच होगा, बरेली में दिखाएंगे। 80 साल पहले क्या बोला? लंदन में मैच होगा और दिखाएंगे कहां पर? बरेली में दिखाएंगे। तो आपके दादाजी हंस गए। काश वो हंसे नहीं होते और पूछा होता कैसे दिखाएंगे, और वो दिखाने वाली टेक्नोलॉजी का बिजनेस उस समय दादाजी ने किया होता तो आप इस हॉल में नहीं बैठे होते, इस हॉल के मालिक होते। हेलो। लेकिन गलती क्या की थी? दादाजी हंस गए। हंसना नहीं, जब भी आश्चर्यजनक बात लगे तो हंसना नहीं, पूछना कैसे। मेरे ज्यादा नंबर आते, और अगर आप मेरे से पूछते कैसे आते तो मैं बताता। अब आपने पूछा ही नहीं, हंसे,
इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, सॉरी, है ना। अगर पूछते तो मैं बता देता। चलो दूसरी बात करते हैं। क्योंकि आप नहीं जानना चाहते तो मैं क्यों जबरदस्ती बताऊँ ना, क्योंकि राज की बात है। बताओ बताओ टोटल 9 आदमी मत हो जाओ यार शुभ भाई साहब। जानना चाहते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करने का तरीका बता देता हूँ, है ना। ऐसे करो सब हाथ को, यूं नहीं करना, ऐसे भिखारी रखता, ऐसे अदब से, और बोलो बताओ बताओ। देखो आंखें हिलनी चाहिए, मुंह हिलना चाहिए, एक्सप्रेशन आना चाहिए रिक्वेस्ट का। बताओ बताओ। कुछ लोग अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, रिक्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूं या भीख मांगने के लिए कह रहा हूं। ऐसे करो, बोलो बताओ बताओ। अरे बताओ मेरे भाई बताओ। बता देता हूं, ऐसे रिक्वेस्ट करोगे बता दूंगा, तुरंत बता दूंगा। थोड़ा वॉल्यूम खोलिए ना भैया, मेरा गला जा रहा है। थैंक यू। हाँ ठीक है। तो कैसे ज्यादा नंबर आते थे उसका राज बताता हूं। मैं क्या करता था कि जब भी कॉपी करता था ना तो एक आदमी से नहीं करता, कॉपी हमेशा एक्सपर्ट की करता था। एग्जाम से पहले मैं मेहनत करता था, पढ़ने पर नहीं, लिस्ट बनाने का, कि क्लास के कौन कौन होशियार बच्चे हैं और कौन किस किस सब्जेक्ट में होशियार है और कौन किस किस चैप्टर में होशियार है। मेहनत देखो इसमें भी लगती है ना। तो मैंने लिस्ट बना ली और जब एग्जाम हुआ ना तो मैथमेटिक्स का पेपर आया तो मैंने एक से कॉपी नहीं की। मैंने कहा टिग्नोमेट्री का एक्सपर्ट ये है तो टिग्नोमेट्री की कॉपी इसी से करूंगा, परसेंटेज का ये है तो परसेंटेज की इसका करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर ये एक्सपर्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस की इससे करूंगा। और मैं सबकी कॉपी करके सबसे ज्यादा नंबर लाता था। क्यों? क्योंकि सब लोग अपने दिमाग से पास होते थे, हम सबके दिमाग से पास होते थे। हेलो, यही परंपरा तुम्हें दुनिया में टॉप पर ले जाएगी। मेरी 4 अपलाइन है इस बिजनेस में, मेरी 4 अपलाइन है। केसी चावड़ा जी, बीसी चावड़ा जी, भेरुदान करवा जी और प्रहलाद राय सर। केसी चावड़ा जी, बीसी चावड़ा जी, प्रहलाद राय सर, भेरुदान करवा सर, ये 4 अपलाइन। ये जिन्होंने हमें सिखाया। केसी चावड़ा जी से हमने सीखा एविडेंस के साथ बात करो। बीसी चावड़ा जी से लोगों को हैंडल करने की कला हमने सीखी। भेरुदान जी ने हमें सिखाया रिलेशनशिप इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सेल। रिलेशनशिप बनाओगे तो सेल अपने आप हो जाए। और प्रहलाद राय सर ने हमें कैलकुलेशन समझाई, कमीशन कैसे आता है, 3 लेगों से रॉयल्टी कैसे आती है, 4 लेगों से टेक्निकल कैसे आता है, यह प्रहलाद राय सर ने सिखाया। और हमने क्या किया, चारों से सीखे और कमीशन में चारों से आगे निकल गए। क्योंकि हम सबसे सीखते हैं। आज के बाद आपको भी सबसे सीखना। सीखने के लिए किसी एक व्यक्ति का गुरु होना जरूरी नहीं है, सीखने के लिए दिमाग खुला होना जरूरी है। कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना। अभी जब हम इश्तियाक जी के साथ आ रहे थे होटल से तो एक आपने देखा कि नहीं देखा, एक आदमी शराब पीकर झूम रहा था रोड पर, पूरा शराब पी के, और फिर लास्ट में वो गिर गया सीधा नाली में। जो ही वो नाली में गिरा मैंने उसको सल्यूट कर दिया और अपना गुरु बना लिया। मैंने कहा आपने पहले ही डेमो करके बता दिया तो ठीक रहा, नहीं तो हमारा हाल भी यही होता। सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। हेलो, तो कोई एक गुरु, पढ़ा लिखा गुरु होना जरूरी नहीं है, आपकी परिस्थिति आपको सिखाती जाएगी। और आपको हमेशा आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, दिमाग खुला रखना है कि मुझे क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना। खैर, जैसे तैसे हम बीकॉम हो गए तो पिताजी माताजी बहुत खुश थे क्योंकि अंतिम टारगेट में था वो भी पूरा हो गया था, तो बड़े प्रसन्न थे। 10 दिन तक घर में शांति रही। लेकिन 10 दिन बाद पिताजी ने फरमान भिजाया और मुझे अपने रूम में आमंत्रित किया, बुलाया। तो मैं डर गया, हमेशा की तरह उनके रूम में गया, 10 फीट दूर खड़ा रहा। 10 फीट दूर क्यों? हाँ, मतलब ये याद रखना है, फुटबॉल लास्ट तक काम हो गया। तो फुटबॉल के शौकीन थे हम। 10 फीट दूर जाकर पिताजी के रूम में खड़े हो गए। पिताजी ने पहली बार अदब से बात की मेरे से, पहली बार लाइफ में, पहली बार पिताजी को इतना सॉफ्ट बोलते हुए देखा। बोला, बेटा
अब तुम बड़े हो गए हो, ग्रेजुएट हो गए हो, धीरे धीरे तुम्हारी जिम्मेदारी अब बढ़ने लगेगी। यहाँ से तुम्हारा अपना जीवन शुरुआत होगा। अब तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका निभाओ और परिवार के कामों में हाथ बटाओ। परिवार का इकोनॉमिक स्तर ऊंचा उठाना ये तुम्हारा फर्ज है। इसलिए तुम्हारी बीकॉम हो गई है, 10 दिन तक तुमने रेस्ट कर लिया है, अब एक अच्छी सी नौकरी ज्वाइन करो ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ कम हो। प्यार से बोला, प्यार से बोला तो मैंने सोचा फिर इतना प्यार से बोल रहा है तो कम्युनिकेशन आज चालू होना ही चाहिए, तो मैंने भी बोलना चालू किया। मैंने कहा पिताजी, आप जिस नौकरी की बात कर रहे हैं ना, जो नौकरी करता है उससे 4 गुना तो मैं अभी कमाता हूं। तो पिताजी गुस्से में आ गए, चुप, फालतू की बातें करता है, इतना बड़ा हो गया नालायक। अब वो फॉर्म में आ गए पूरे। फिर उन्होंने कहा पागलों जैसी बातें मत कर, अब तू बड़ा हो गया है, थोड़े दिन बाद शादी होगी तेरी, रिश्ते वाले आएंगे, लड़की का बाप आएगा, मेरे से पूछेगा तुम्हारा लड़का क्या करता है, तो मैं क्या बोलूंगा, गैस का सिलेंडर ब्लैक करता है। तो पिताजी की समस्या कुछ और ही थी और पिताजी ने मुझे एक नौकरी ज्वाइन करवा दी। जीवन का असली मकसद समझा देता हूं, जो तुम चाहोगे वो तुम्हारी जिंदगी में कभी होगा ही नहीं, इसलिए तुम जिंदा हो। जिस दिन तुम चाहोगे वही हो जाएगा, तुम भगवान बन जाओ। और तुम भगवान हो नहीं, भगवान से भिड़ने की कोशिश भी मत करो। तुम जो चाहोगे वो नहीं होगा। मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, कसम खाई थी 6ठी क्लास में, और करनी नौकरी ही पड़ी। 2 तरीके हैं, जब परिस्थितियां तुम्हें ऐसे घुमाए तो तुम रोना चालू कर दो। दूसरा तरीका है कि भगवान अल्लाह का आशीर्वाद समझकर तुम उसे करना चालू कर दो। ऑलवेज आगे आप तब बढ़ेंगे जब तुम करना चालू करो, क्योंकि ये भगवान, ये अल्लाह तुम्हें कहां ले जाना चाहता है तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि तुम इसके पुत्र हो, बच्चे हो, और बच्चे को हर आदमी अच्छी जगह ही ले जाना चाहता है, लेकिन तुम रोड़ा बनाकर बैठ जाते हो कि नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं, मैं ऐसा करूंगा नहीं। ये भगवान तुम्हें क्या करवाएगा तुम्हें पता ही नहीं। मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ी, नौकरी नहीं करना चाहता था और नौकरी ही करनी पड़ी। कोई बीड़ी पी रहा है यार? चलो कोई बात नहीं, यहां तो नहीं पी रहा ऑब्वियसली, इधर उधर से स्मेल आई तो मुझे लगा कि क्या होगा। हाँ, बाहर हो सकता, कोई बात नहीं, चलो। तो नौकरी हमने चालू कर दी। नौकरी में हमारी नई पारी थी, लेकिन जब भी जीवन में कुछ होता था तो हम उसका वेलकम करते थे। नौकरी करते थे ना, उसको भी बड़ी लगन से करते थे। उसका नतीजा क्या था कि जब भी हम अपने टारगेट में काम से जल्दी फ्री होते थे तो बॉस की केबिन में जाते थे, और बॉस की केबिन में जाते थे तो बॉस हमें 1-2 काम और बता देता था। बॉस हमें 1-2 काम और बता देता था। बॉस हमें 1-2 काम और बता देता था। तो पूरी ऑफिस के बच्चे